नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। पीएफआई बरगद के पेड़ की तरह अपनी जड़ें पूरे देश में फैला रहा है। आरोप यह भी है कि पीएफआई केरल को पूरी तरह इस्लामिक राज्य में बदल देना चाहता है। पीएफआई का इतिहास केरल में बहुत डरावना है और पूरे देश में पीएफआई जिस तरह खड़ा हुआ है, लोगों को सिमी का आतंक याद आ रहा है। लेकिन इस संगठन का सबसे बड़ी चुनौती मिली योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में। मोदी के खिलाफ एक नई कट्टरवादी फौज तैयार हो चुकी है। जिसका नाम है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इस नाम को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। पीएफआई और उसके राजनीतिक संगठन एसडीपीआई के झंडों को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ इसी संगठन का है। सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन केरल में हो रहे हैं, जो पीएफआई का गढ़ है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से एसडीपीआई के सिटीजन मार्च प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रोटेस्ट मार्च एसडीपीआई की तरफ से किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जमा किया गया है। एसडीपीआई पीएफआई का पॉलिटिकल आर्म है। उस संस्था पर आरोप लगे हैं कि पूरे देश में एंटी-सीएए प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं उसकी फंडिंग पीएफआई ने की है। उसके बावजूद यहाँ पर आप देखिए एक जवाब देने की कोशिश एसडीपीआई की तरफ से है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ पर जमा किया गया है और ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ। पूरे देश में ये आवाजें उठ रही है और ऐसे में एसडीपीआई ने जनवरी के महीने में केरल के कासरगोड से इस रैली की शुरुआत की थी और अब ये राजभवन राजधानी तिरुवनंतपुरम में इस मार्च की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बहुत बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो आजादी के भी नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पीएफआई की नींव केरल में पड़ी है। ये मूल रूप से केरल का संगठन है, लेकिन इसने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है। त्रिवेंद्रम से निकलकर इसका खौफ अब लखनऊ तक जा पहुंचा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी हुई है और इस संगठन के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बहराइच, कानपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, वाराणसी, गोंडा, जौनपुर और गाजियाबाद में छापेमारी और गिरफ्तारियां की हैं। यूपी में पत्थरबाजों के बाद अब पत्थरबाजों के मास्टरमाइंड्स की भी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। यही वो चेहरे हैं जो यूपी में हुई पत्थरबाजी को पीछे से समर्थन दे रहे थे। यूपी सरकार का दावा है कि ये लोग पीएफआई से जुड़े हैं और पीएफआई का ही पत्थरबाजी में सीधा हाथ है। माना जा रहा है कि शाहीन बाग, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शनों में पीएफआई ने ताकत लगा रखी है। पीएफआई का हेड ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल को मिलाकर देश के 23 राज्यों में पीएफआई पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। इस संगठन के पास फंड की कोई कमी नहीं है। ये पैसे के दम पर दिल्ली के बड़े बड़े वकीलों को अदालतों में खड़ा करने की ताकत रखता है। इस संगठन के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है। अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ ये पूरे देश में मुसलमानों के अंदर पैठ बनाता जा रहा है। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। ये पीएफआई के कार्यकर्ता हैं जो बाकायदा यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर परेड करते हैं। इनके कंधों पर जो सितारे लगे हैं उस पर लिखा है पॉपुलर फ्रंट। अब जरा इस गीत को ध्यान से सुनिए। ये भी पीएफआई के ही कार्यकर्ता हैं और फौजियों की तरह केरल की सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं और इनका थीम सॉन्ग है नया कारवान नया हिंदुस्तान। नया कारवान नया हिंदुस्तान है, नया कारवान नया हिंदुस्तान है। इन तस्वीरों में भी पीएफआई शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पीएफआई अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए बाकायदा एक मिलिट्री खड़ी कर रही है।
आगे जब हम आपको ये बताएंगे कि पीएफआई की जहनियत क्या है, तो आपको ये तस्वीरें बहुत भयानक नजर आएंगी। आमतौर पर लेफ्ट मोदी विरोधी संगठनों के साथ खड़ा होता है, लेकिन लेफ्ट ने भी पीएफआई का विरोध किया है। पीएफआई ने कितना बड़ा खतरा पैदा किया है, ये बात आप इस तरह से समझ सकते हैं कि केरल में वामपंथी सरकार चला रहे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी भयभीत है। केरल की विधानसभा में उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि पीएफआई का राजनीतिक विंग एसडीपीआई भी चरमपंथी संगठन है और राज्य की शांति के खिलाफ है। നാട്ടിൽ എസ്ഡിപിഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, തീവ്രവാദപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവര് ചിലയിടത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. पीएफआई ने सबसे पहले अपनी प्रयोगशाला केरल को बनाया। केरल एक ऐसा राज्य है जहां 27% मुस्लिम आबादी है और 18% ईसाई आबादी है। पीएफआई के विरोधी आरोप लगाते हैं कि यह संगठन केरल को एक इस्लामिक राज्य में बदलना चाहता है। उनका एजेंडा ही है ना, दारुल इस्लाम का उनका एक एजेंडा ही है, मैक्सिमम कन्वर्शन है। केरला इसे ही केरला में डेमोग्राफिक हिंदू उसको खिलाफ ही अगेंस्ट है। डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है हिंदू को, और यहाँ 1921 में मापला राइट्स हुआ था, वो ओपनली पीएफआई बोलते हैं 2021 में 1921 को रिपीट कर रहे हैं। और 1921 को जो हमारा जो स्वॉर्ड्स है वो सब वो हम अरेबियन सी में नहीं फेंके नहीं है, हमारे पास अभी भी है। वो एंटी सी है प्रोटेस्ट में, इनका पूरा यही है, उनका जो स्लोगन यही है। पहली बार साल 2006 में उस वक्त पीएफआई का नाम चर्चा में आया था जब उसने दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी। इसके बाद साल 2012 में पीएफआई ने उस वक्त पूरे देश में सुर्खियां बटोरी जब पीएफआई ने केरल में स्वतंत्रता दिवस के दिन आजादी मार्च निकाला। आखिर पीएफआई कौन सी आजादी चाहता है जो स्वतंत्रता दिवस के दिन आजादी मार्च निकालने की जरूरत पड़ी? इस सवाल ने केरल की सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया। उसी साल 2012 में केरल में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। तब केरल की सरकार ने केरल हाई कोर्ट में यह बयान दिया था कि पीएफआई सिमी से अलग हुए सदस्यों का संगठन है जो कुछ मुद्दों पर सरकार का विरोध करता है। माना जाता है कि 2006 में ही सिमी पर प्रतिबंध लगा और उसके फौरन बाद ही पीएफआई का निर्माण सिमी के लोगों ने ही किया। केरल में पीएफआई का इतिहास बहुत रक्त रंजित है। 2010 में कथित ईस्ट निंदा के मामले में प्रोफेसर टी जोसेफ पर हमले का आरोप पीएफआई पर लगा। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने टी जोसेफ का हाथ काट डाला था। पिछले साल केरल की पुलिस ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में पीएफआई कार्यकर्ताओं के पास से बम, हथियार, सीडी और तमाम ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए जिसमें अल कायदा और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन नजर आया। पीएफआई ने 2012 में इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन किए थे। इसके अलावा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और लेफ्ट के कई कार्यकर्ताओं की हत्या का इल्जाम भी पीएफआई पर लगा है। पीएफआई ने अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए सामाजिक संगठन का चोला पहना हुआ है। यह संगठन मुस्लिम बहुल इलाकों में गरीबों की मदद करता है और उन्हें अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश करता है। यह संगठन अनुसूचित जातियों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को मुद्दा बनाकर सामाजिक स्वीकार्यता हासिल करने की कोशिश करता है। पीएफआई पूरे देश में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए मुहिम भी चलाता है। पीएफआई खुद पर लगे सारे आरोपों को झूठ बताती है। तो ये सिर्फ एक अफवाहें हैं जो चंद अननोन सोर्सेज को कोट करके फैलाया जा रहा है और उनकी जिम्मेदारी होती है जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो प्रूव करें कि ये इल्जामात क्या हैं। अब 2017 में जो एक ट्रांसफर हो रहा है उस ट्रांसफर को 2019 का एनटीसीए के साथ, राइट्स के साथ जोड़कर जब बात बताया जा रहा है, इससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चल रहा है कि इंडिया में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सारा प्रॉब्लम पॉपुलर फ्रंट की वजह से हो रहा है, ये बताने के लिए। वरना 2017 का एक ट्रांसफर को 2019 करके नहीं बताया जाता। ये ऐसा करना ही एक पता चलता है कि इसके पीछे एक कैंपेन है। अगर ये आरोप सही है कि ये संगठन सिमी का ही नया रूप है, तब भारत सरकार को इस तरह के संगठनों से निपटने की नई रणनीति पर विचार करना होगा, क्योंकि इसका मतलब बहुत साफ है कि संगठन पर प्रतिबंध तो जरूर लगा, लेकिन संगठन के भारत विरोधी विचारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लग पाया।